बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में या होम ऑफिस में पेंडिंग है या अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मैटर कि आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है, तो फिर बेहतर होगा कि आप या तो हमें ईमेल कर दें ताकि उसको डॉक्यूमेंट्स को देख लें, पेपर को पढ़ लें, एडवाइस कर सकें, या फिर आपके लिए सेकंड ऑप्शन कि आप पर्सनली ऑफिस में विज़िट कर लें ताकि फिर चीज़ों को देखते हुए या तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एक बेहतर ओपिनियन दी जा सके। प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट, इसलिए तमाम दोस्तों से ये हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि जब आप कॉल करें तो अपने प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें या उसको म्यूट पे कर लें, और ताकि फिर आपके और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात ये थी कि काफ़ी सारे लोगों की जब कॉल्स आती हैं और उससे रेलेवेंट अगर सवाल हो तो प्लीज़ आप अपने सवाल 1, 2, 3 जो भी पूछ लें, लेकिन उसके बाद क्योंकि कंट्रोल की तरफ से आपकी जो कॉल्स है वो बंद हो जाती है, फिर आप टीवी पे आंसर सुन सकते हैं। अनटर्न के किसी ने सिर्फ फ़ोन पे बात करनी हो या उसके पास टीवी ना हो या वो फ़ोन पे बात करना चाहो तो डिफरेंट, अदरवाइज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अब हम बात करते हैं आज जो मेनली पोस्ट स्टडी वर्क पे और स्किल्ड वर्क पे बात हो रही है। देखें, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो जो लोग यूके में स्टडी करने आएंगे एज अ Tier 4 जनरल के लिए, जब वो यहाँ पे अपना कोर्स मुकम्मल करेंगे, रिगार्डलेस उनका कोर्स 1 साल का है, 3 साल का या 2 साल का। लेट्स से अगर वो ग्रेजुएशन करने आएंगे तो 3 साल की होगी, अगर ऑनर करने आते हैं तो 4 साल का कोर्स है, अगर आप मास्टर करने आते हैं जैसे MBA वगैरह तो या मास्टर सब्जेक्ट में तो 1 ईयर्स का होगा। तो जब आप अपना कोर्स मुकम्मल कर लोगे इस जून के बाद, तो आप क्वालिफाइड करोगे कि आप यूके के अंदर रहते हुए अपनी फर्दर लीव टू एक्सटेंशन अप्लाई करें और उसको बोलेंगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और वो आपको 24 मंथ का वीज़ा मिलेगा। और उसके अंदर आपके पास राइट है कि आप काम करें, सेल्फ एम्प्लॉय हों, कोई बिज़नेस करें। लेकिन मेन चीज़ जहाँ पे आके सवाल ये आता है कि उसके बाद आपको किसी ना किसी सेटलमेंट कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। आपने स्टडी की, आपने उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले लिया, लेकिन अब आपने सेटल कैसे होना है, दिस इज़ अ क्वेश्चन। ये इशू इसलिए आया था कि पहले ये था कि आपने स्टडी करते थे और आपके पास सिर्फ 1 माह का या 3 माह का वीज़ा होता था, और विद इन दिस शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम आप अपनी एम्प्लॉयमेंट अरेंज नहीं करते थे और आपको वापस जाना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एहसास किया कि जो ब्राइट हैं लोग, जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं या जो यहाँ पे अपने आप को इस कंट्री के अंदर अपनी एक्सपर्टी को इनरोल करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ये है कि वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें। उनको वेल टाइम दिया जाए, 2 साल का होगा, और उसके बाद अगर वो क्वालिफाइड करते हैं तो अपने आप को Tier 2 जनरल पे ले जाएं, वर्कमैन पेपर, या किसी और कैटेगरी में स्विच कर जाएं, ताकि अगर उन्हें सेटलमेंट होना तो यहाँ से हो सकती हो। तो इसलिए पोस्ट स्टडी के वर्क के बाद आपको फिर भी अपनी सेटलमेंट रूट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत सारी बातें, लेकिन लेते हैं पहले कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, मुझे लगता है कॉलर्स शायद टीवी देख रहे हैं मेरे भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। प्लीज़ सवाल क्या आपका है सर? बड़ी मेहरबानी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मैं सर। रेगुलर जो ना देखता हूँ। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। प्लीज़ भाई यार, मैंने एक सवाल पूछना था कि मैंने ना सेटलमेंट लिया है, राइट। वो मुझे इन्होंने दिया है सितंबर में। उसके बाद मैंने दिसंबर में वो जो मेरा BRP था ना पहले वाला, उसको मैंने रिप्लेसमेंट किया है, तो इन्होंने मुझे 10 साल का जो ना वो कार्ड दिया बाद में। राइट। वो मेरा कार्ड आया अभी अप्रैल में। तो मैंने पूछना था कि ये जो नेशनैलिटी है मेरी, ये कब से शुरू होगी? ये वो सेटलमेंट के हिसाब से सितंबर से शुरू होगी या जो मुझे उन्होंने कार्ड दिया उसके हिसाब से शुरू होगी? आपको आपके पास वीज़ा कब से है? पहले ये तो सेटलमेंट वीज़ा मिला है आपको 10 साल का, राइट? हाँ जी। उससे पहले कब से लीगल है यूके के अंदर आप? भाई मैं तो यूके में तकरीबन 6 साल से हूँ।
और 6 साल से हमेशा लीगल हैं आप? हाँ, मैं 6 साल से मैं लीगल रह रहा हूँ। ओके, तो मेरे भाई जब आप यूके में इंटर हुए थे लीगल, उस डेट से लेके आपने 10 साल पूरे करने हैं और उसके बाद आपको नेशनलिटी मिलेगी। नहीं, मेरे पास यूरोपियन राइट था ना। ओह राइट, ओके, ठीक। तो फिर तो मेरे भाई जब मेरी आपको मेरी पहले सेटलमेंट यूरोपियन फैमिली मेंबर के हिसाब से मिली है ना। ठीक, अगर तो ये सवाल है तो मेरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको सेटलमेंट पहले वीज़ा मिला था, आप अपने कार्ड पे ले गए हैं जो भी कर रहे हो, लेकिन वो उस सेटलमेंट से 1 साल जो फर्स्ट टाइम आपको सेटलमेंट मिला था, उसके 12 महीने के बाद आप अपना यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक सही है, और बात ठीक है। बताऊँ आपको, प्लीज़ सुने। जब आपका सेटलमेंट का लेटर आया था, उसके ऊपर भी एक डेट लिखी होती है, सेकंड पेज के या थर्ड पेज के कौन आई थिंक एंड पे जाके, कि आपका जो सेटलमेंट था या आपका इंडेफिनिट था, इस डेट को आप क्वालिफाइड करते थे। तो लिहाजा अगर वो डेट आपके पास लेटर है तो उससे 12 महीने के बाद आप क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको वो लेटर या डेट ना भी मिले तो कम से कम ये आप मेक श्योर कर लें कि जिस दिन आपको फर्स्ट टाइम सेटलमेंट वीज़ा मिला था, उसके 12 महीने के बाद आप क्वालिफाइड करते हो कि आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सको। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मेरे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है छोटे से, मेरे जी पूछिए इंफॉर्मेशन मेरी, लेनी है। पूछिए तो मेरी। प्लीज काइंडली एक तो पर्सनल नंबर आपका चाहिए तो वो भी दे दीजिएगा। दूसरा ये सवाल है मेरा कि मेरी यहाँ पे सिस्टर है 20 साल से, तो उनकी बेटी है 16 साल की, डिसेबल। राइट। तो उनका अपना घर है 4 बेडरूम का। तो हम पाकिस्तान से अपनी सिस्टर को बुलाना चाह रहे हैं। वो रिटायरमेंट है, 60 प्लस हैं और उनका अपना घर है पाकिस्तान में और 3 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे मैरिड हैं और वो यहाँ पे हमें विजिट करने आ रही हैं। 20 साल से मेरी सिस्टर छोटी गई नहीं है, वो ब्रिटिश नहीं है। राइट। 20 साल से सिर्फ, लेकिन मैं ब्रिटिश हूँ। तो अगर मैं इनवाइट करती हूँ तो घर नहीं है मेरे पास, तो क्या वो उनके घर पे मैं इनवाइट कर सकती हूँ? ठीक। हम दोनों मिलके, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर ब्रिटिश नहीं, उसकी बेटी ब्रिटिश है, 16 साल की, डिसेबल है। राइट, ओके। ओके, पहली बात तो मैडम सॉरी, कंप्यूटर कंट्रोल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम को हम शायद ड्यू टू द प्रोटोकॉल ऑफ कॉम हम अपनी डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन आपकी कंट्रोल को आप अपनी डिटेल दे दें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। कंट्रोल प्लीज़ इनके फ़ोन नंबर प्लीज़ इनकी इन्फॉर्मेशन ले लें। बाकी आप टीवी पे आंसर सुने मैडम। अच्छा, अब आपने कहा कि आपकी फैमिली है वो यूके में, आप उनको विजिटर बुलाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स को या फैमिली को। आपके पास घर नहीं है, आपकी सिस्टर के पास नेशनलिटी नहीं है, उनके पास घर है। ओके, इसको मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं करता, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। अगर आप दोनों सिस्टर यूके में रह रही हैं या 2 फैमिलीज रह रही हैं, तो आप दोनों के पास राइट है कि जो भी चाहे वन ऑफ यू वो अपनी पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब जब विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें काउंट होती हैं। नंबर 1 कि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है सैर करने के लिए, उसका जो स्पॉन्सर है, अगर आप बनती हैं या आपकी सिस्टर बनती हैं, क्या आप उनको विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड के गवर्नमेंट की फंडिंग के अलावा आप उनको यहाँ पे मेंटेन कर सकती हैं? उनका यहाँ पे लोडिंग का, अनलोडिंग का, फूड का आप खर्चा बर्दाश्त कर सकती हैं? और सेकंड ये है कि क्या आप उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर उनको यहाँ पे अकोमोडेट कर सकती हैं? घर आपका किराए का है या अपना है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास घर है उसमें सफिशेंट स्पेस है कि आप अपने जो विजिटर आ रहे हैं या आपकी फैमिली आ रही है उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं आती। अब थर्ड ये होता है कि जो एप्लीकेंट है जिसको आप स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, उनका आपसे रिलेशनशिप क्या है और उनके यूके के आने का जो इंटायरली एंड सोरली पर्पज़ है वो सिर्फ आपकी फैमिली को मिलने का, या जो आपने बोला कि जो सिस्टर की डॉटर हैं डिसेबल उनको मिलने का या आपको मिलने का, और यूके में सैर करना मकसद है। और उनकी ये फुल इंटेंशन है कि दे विल लीव द कंट्री यूके विद इन ऑथराइज टाइम्स। अगर ये चीज़ें पूरी हो रही हैं तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। अब सवाल ये आता है, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास घर नहीं है, किराए का है, ठीक है वो भी लगा सकते हैं, बट एक स्पॉन्सर के साथ साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो कि ये स्पॉन्सर मैं कर रही हूँ,
लेकिन मेरी बहन जो सिस्टर है वो भी यहाँ पे सेटल है, उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा या टेक्निकल मुश्किल हो जाएगा कि आप 2 सिस्टर दोनों डिफरेंट एस पे रह रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी फैमिली है और दोनों की जॉइंट स्पॉन्सर लेटर बनाएं, वो थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा। एक बंदे को लीड करना होगा एज ए स्पॉन्सर, और उसके अंदर आप अपनी दूसरी फैमिली के या अपनी बहन का या उसकी फैमिली का नाम डाल दें, उनके पासपोर्ट की कॉपी लगा दें, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा दें, उनके घर के डॉक्यूमेंट्स लगा दें कि ये भी हमारी फैमिली है, हमारी जो मदर या फादर या हमारी फैमिली जो यूके में आएंगे ये हमारे घर में भी रहेंगे और इसके घर में भी रहेंगे और मिलके वहाँ से वापस चले जाएंगे। ये है बेसिकली कंसेप्ट। और इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो आप लगाएंगे, आप बिलीव के दे विल गेट द वीज़ा। वैसे भी लॉकडाउन अब काफ़ी ईजमेंट की तरफ जा रहा है और होपफुली के 21 जून के बाद तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। देन मेरे ख्याल में कोई उनको मसला नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुलशन जी वालेकुम अस्सलाम जी। भाई, सबसे पहले तो यार आप लोगों के लिए बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप छोटे छोटे लोगों के जहन में जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको घर बैठे ही ये सर्विस दे रहे हैं। सबका जारिया है, बहुत अल्लाह शुक्रिया, ताला थैंक आपको यू इसका अजर अदा देगा। भाई आपकी मेरे अप्रिसिएशन का दो बहुत छोटे शुक्रिया। छोटे से सवाल हैं यार। प्लीज़ एक सवाल ये है, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, कि Please. अगर कोई ब्रिटिश आउटसाइड यूके शादी करता है, वो वहाँ रहता है, वहाँ उसका कोई बेबी पैदा हो जाता है, और क्या वो बेबी को वहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा या उसका डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, या उसको कैसे, क्या उसका फर्स्ट स्टेप होता है? ठीक। और दूसरा, उसकी मदर जो है अगर उसको स्पाउस वीजे पे वो फाइनेंस की वजह से कि अगर वो जॉब वगैरह नहीं पूरी हो रही या वो फाइनेंस जॉब पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या उसकी वालदा के पास बेबी के बिहाफ पे कोई ऐसा रास्ता है कि वो उस पे अप्लाई कर सके कि बगैर इसके स्पाउस वीजे पे अप्लाई किया जाए? बस ये मेरे दो सवाल हैं भाई। मेरे भाई आपकी कॉल का शुक्रिया, लेकिन टाइम हुआ ब्रेक का, मैं ब्रेक के फ़ौरन बाद आपका आंसर करूंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे अभी जिन साहब ने सवाल पूछा था, आई एम सॉरी, जस्ट आई वाज टॉकिंग समथिंग एल्स एंड जस्ट टोटली फॉरगेट। लेट मी रिकॉल, अदरवाइज आई थिंक लेट मी रिकॉल एंड देन विल आंसर। प्लीज जस्ट टेक द कॉल प्लीज। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। रियाज गोल साहब से बात करनी है जी मेरे भाई, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि मैंने 2007 में यूरोपियन औरत से शादी की और 3-4 साल बाद ही उसके साथ मेरे रिलेशन जो है वो खराब हो गए और मैंने पाकिस्तान जाके शादी कर ली। वहां से फिर मेरे बच्चे हुए और यानी कि और उसके बाद मैंने यानी कि बच्चे पैदा हुए, उसके बाद मैंने यूरोपियन औरत को डिवोर्स कर दी। लेकिन जो पाकिस्तान की शादी है वो मैंने रजिस्ट्रेशन उसकी पाकिस्तान में नहीं करवाई, वो मैंने डिवोर्स के बाद करवाई है। तो फिर मैं वहाँ यूरोप चला गया, वहां से मैंने बच्चों के लिए रेजिडेंसियां बनवाई और फिर वहां से मैं यूके आ गया हूँ। लेकिन अब वहाँ होम ऑफिस ने मुझे ये सवाल किया है कि आप ने जो यूरोपियन औरत से शादी की है ये आपने फ्रॉड करके किया है, और आपने यानी कि उन्होंने मुझे लेटर भेजा है कि ये इस तरह के, अभी उन्होंने डिप्राइव नहीं की मेरी नेशनैलिटी, लेकिन सिर्फ उन्होंने मुझे सवाल किए हैं कि आप जब आप इस शादी में थे, आप पाकिस्तान में, आप आपकी 3 बेटियां थी, तो ये इससे शो हो रहा है कि आपकी शादी ये ठीक नहीं थी जो आपने यूरोपियन औरत से की है। राइट। तो मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि अब ये होम ऑफिस को किस तरह डील किया जाए, या और इसका मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये कंसिडर होता है कि मैंने यानी कि ये शायद, हालांकि मैंने जब यूरोपियन औरत से शादी की उस वक्त मेरी पाकिस्तानी शादी नहीं थी। 2006 से लेकर 2011 तक मेरी पहली जो बेटी है वो 2011 में हुई है। ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन सर, आप आंसर सुना टीवी पे प्लीज, थैंक यू। देखिए मेरे भाई, इसमें 2 टेक्निकल चीज़ें हैं। होम ऑफिस ये कहता है कि जब आपने यूके में एज ए स्पाउस वीज़ा लिया था, आप उस कंडीशन को पूरी कर रहे थे, तो उसी दौरान आपके पाकिस्तान में बच्चे पैदा हुए, या तो उनमें ये था कि आपने जो पाकिस्तान में शादी की है वो लेजिटिमेट नहीं है, या जो यहाँ पे आपकी शादी चल रही थी उसको आपने प्रॉपर्ली या वो वैलिड नहीं उसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरी रिलेशनशिप था, हम सेपरेट हो गए थे, फिर मैंने वहाँ बच्चे पैदा किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 5 साल के बाद सेटलमेंट लिया है ऑन द बेस ऑफ योर रिलेशनशिप, इट मीन्स कि वहाँ पे आपने उनके साथ सच नहीं बोला। अब बात ये नहीं है कि आपने आपकी इंटेंशन क्या थी।
अगर तो ये फैक्चुअल था कि आपके साथ आपने शादी की, रह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी सेपरेशन हो गई, और क्या आपने इनको उसको बताया था कि हमारी सेपरेशन हो गई है? क्या आप रिटेन राइट पे गए थे या आप सेटलमेंट राइट पे गए थे? अब ये 2 सवाल आएंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो, आपने उस कंट्री के फैमिली लॉज़ को फॉलो करना है। अब यूके के फैमिली लॉज़ ये कहते हैं कि आप सेम टाइम 2 शादियाँ नहीं कर सकते, और ये भी नहीं हो सकता कि आप यूके में एक शादी कर लें और एक अपने होम कंट्री में शादी कर लें, जिससे ना कराएं। लेकिन दोनों सूरतों में ये साबित हो रहा है कि आपकी 2 शादियाँ हैं, और स्पेशल जब आपके बच्चे पैदा हो गए बिफोर टू गेट द इंडेफिनिट, तो ये एक और उनका जो होम ऑफिस का जो क्लेम है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखें, आप यू कांट चेंज द पास्ट। अब आपको फैक्चुअल चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। शादी की है, उसके बाद अगर आपने रिटेन अप्लाई किया था तो फिर तो सम केस में ये था कि 3 साल के बाद कुछ लोगों की सेपरेशन हुई, उन्होंने रिटेन अप्लाई कर दिया और उसके बाद सेटलमेंट पे गए, और ड्यूरिंग द इवन डिवोर्स से पहले अनफॉर्चुनेट मसला बन गया कि आपके वहाँ पे रिलेशनशिप बन गया। तो ये आपने बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारा कुछ इन राइटिंग के अंदर कि ये फैक्चुअल सिचुएशन थी, इस हालात में मैंने उस वक्त ये अंडरस्टैंड किया लॉ को, और इस तरीके से मैंने इसको एक्ट किया। अब उस पर डिपेंड क्या आता है कि मुझे लगता है कि इतनी जल्दी वो आपको नहीं कहेंगे कि आपका आपने पासपोर्ट होल्ड कर लिया या रिटेन कर लिया या किसी कैंसिल कर रहे हैं। पहले वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि जो होम ऑफिस ने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाएं उनको जस्टिफाई करें। आपके लिए आइडियल है कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेके तमाम चीज़ें, ताकि डेट्स वगैरह और बाकी चीज़ें सारी हों, किसी सॉलिसिटर को मिलें, दिखाएं, बैठें और अपना तमाम जो एक स्टेटमेंट ट्रुथ दें, और उसके अंदर तमाम सर्कमस्टांस एक्सप्लेन करें, और देन लेट देम डिसाइड द होम ऑफिस। और मुझे लगता है कि यस, ये एक अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो यूके इमिग्रेशन लॉज हैं इसके मुताबिक सेम टाइम एक पर्सन की 2 शादियाँ नहीं हो सकती। वी नीड टू एक्सेप्ट एज अर्ली, ये जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए अब आपके पास राइट है, लेटर देखिए, आपको टाइम दिया होगा 14 डेज़ का या 28 डेज़ का। आप एक अपनी प्रॉपर स्टेटमेंट विद सर्कमस्टांसेस बना के एक्सप्लेन करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाएं और अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट लाजमी करें, और उसके बाद फिर हम उसे डिसाइड करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि 2019 में मेरा जो है स्पाउस, मेरी वाइफ जो है ब्रिटिश है, तो स्पाउस वीजा जो है मैंने लिया था। राइट। अब जो है मैं एक्सटेंशन के लिए जा रहा हूँ। राइट। इससे पहले ये था कि हम मियाँ बीवी जो है वो साथ रहते थे, क्योंकि मेरी जॉब जो है सेम सिटी में थी। अब जो है अभी 6 महीने पहले जो है मेरी जॉब जो है एक दूसरी सिटी में लग गई है, तो मैं आता जाता रहता हूँ अपनी फैमिली के पास। मेरी फैमिली लंदन में, मैं ब्लैकबर्न में बर्नले में जॉब करता हूँ। राइट। तो अब मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस कैसे मैं शो करूंगा, क्योंकि मैं तो रहता हूँ वहाँ पे, मैं सिर्फ विजिट करता हूँ अपनी फैमिली को, और सवाल जब क्या हॉलीडेज होती हैं जो भी है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है फुलफिल करता हूँ। तो इसका कोई वे आउट बताएं कि मैं अपने प्रूफ एड्रेस जो है आप कैसे शो करूंगा, किस तरह अप्लाई करूंगा। ठीक ठीक ठीक। ओके मेरे भाई, देखें, जो स्पाउस वीज़ा की कंडीशन वो ये हैं कि योर रिलेशनशिप इज सब्सिस्टिंग एंड द जेन्युइन। आपका रिलेशनशिप दोनों का सही है, इकट्ठे रह रहे हैं, आप जॉब के पर्पज़ के लिए, आपने बोला शायद ब्लैकपूल या बर्न मानचेस्टर पे आपने यहाँ जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मूव कर लोगे आप। ये आपका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है, वो आपका टेम्परेरी एड्रेस है। यस, वहाँ पे आपके पास लेट्स से टेनेंसी एग्रीमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, उनको बोल दें कि यस मैं वहाँ काम करता हूँ 5 दिन, लेकिन वीकेंड पे यहाँ पे गुजारता हूँ या महीने में 2 दफ़ा आता हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल है। ये कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं किसी किस्म का भी। एज़ फार एज़ आप अपनी तमाम जो बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कर रहे हो, आपके अकाउंट्स जहाँ पे हैं, अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है सेम, वो आपके परमानेंट एड्रेस पे होना चाहिए, यहाँ पे रख लें। आप वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए गए हो, इसी तरीके से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो भी आप यहाँ हो सकती हैं, उनको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्स हैं वो आपके नाम, दोनों के नाम पे हैं, कोई इशू नहीं है। आपके बच्चे हैं या उनको आप लुक आफ्टर करते हो, उनकी शॉपिंग करते हो। देखिए प्रैक्टिकली क्या बात है कि एक बंदा रहता लंदन में है विद फैमिली के साथ, अब उसको ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ जाना पड़ा है,
और वो महीने में वीक में यहाँ पे आता है, फैमिली से टाइम गुजारता है, बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करता है, तो ये होम ऑफिस को एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये है कि आप इकट्ठे रह रहे हो, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है और किसी किस्म की आप कोई चीज़ हाइड नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ लगा दें तो होम ऑफिस को कोई इशू नहीं होएगा। लिहाजा आपकी एक्सटेंशन अप्लाई करोगे तो ये तमाम चीज़ें जितनी क्लैरिटी के साथ बताओगे, इमिग्रेशन ऑफिसर को डिसीजन लेने में उतनी ही आसानी होगी। आप इसमें बिल्कुल वरी ना करें, आपका राइट है कि आप जॉब के लिए कहीं जाके रहना चाहते हो और आप वीकेंड पे या वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ आप आते हो अपनी फैमिली के साथ, बिल्कुल इट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द टू क्लेमिंग एज योर रिलेशनशिप इज सब्सिस्टिंग एंड द जेन्युइन। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, मैंने ब्रेक से पहले सवाल किया था, शायद आप भूल गए हो। हाँ मेरे भाई प्लीज, बहुत थैंक यू। प्लीज क्या सवाल था जी? जी जी भाई, सवाल ये था मेरा कि अगर कोई ब्रिटिश नेशनल यूके से बाहर रहता है, कुछ अर्सा वहाँ शादी करता है, थैंक यू मिल गया सवाल। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा कॉल कर लिया। देखिए लॉ के मुताबिक अगर वन ऑफ द पेरेंट इज़ अ ब्रिटिश नेशनल और अगर वो आउट ऑफ द यूके रह रहे हैं फैमिली के साथ, वहाँ पे सेटल हो गए हैं, टेम्परेरी रह रहे हैं, फॉर द जॉब पर्पस रह रहे हैं, और वहाँ पे अगर बेबी पैदा होता है तो बच्चे के पास राइट है, ही इज़ इंटाइटल कि आप बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट वहाँ की लोकल एम्बेसी में जाके बनवाएं। अब उसके लिए आपको पोस्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड द प्री बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका निकाहनामा बोला आपने, दोनों का रिलेशनशिप, बच्चे की पिक्चर्स और बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आप वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्ट्रेट वे, क्योंकि फादर के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है और वो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जबकि वन ऑफ द पेरेंट्स फॉर द ब्रिटिश नेशनल, देन वो क्वालिफाइड करता है कि वहाँ पे उसका डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई किया जाए। अब सेकंड सवाल आता है कि आपकी जो उसकी मदर है, हाउ शी कैन कम इन द यूके। उसके लिए 3 कैटेगरी ऑप्शंस हैं। वन, जो ब्रिटिश स्पॉन्सर है, जो हस्बैंड है, या तो वो यूके में आ जाए और आके 6 महीने के लिए काम करे और उसकी कम से कम एम्प्लॉयमेंट की जो इनकम है वो शुड बी मोर देन 18,600। बच्चे के पास पहले ऑलरेडी पासपोर्ट है, उसकी मेंटेनेंस शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन डिपेंडेंट के लिए जो थ्रेशोल्ड है 18,600 है, और अगर आप एक कंपनी के साथ काम करते हो तो 6 महीने की पे स्लिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की बेस के ऊपर अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकता है। और सेकंड ऑप्शन के पास ये है कि जो फार्मूला बी है कि वो सेविंग दिखा सकता है। सेविंग ये है कि अगर उसके यूके के अकाउंट में या जिस कंट्री से वो आना चाह रहा है उस कंट्री के अकाउंट, वहाँ पे उसके अकाउंट में या उसकी वाइफ के अकाउंट में या दोनों के अकाउंट में मिला के अगर उनके पास 62,500 के अबव मनी है, विच इज़ ही इज़ मेंटेनिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, तो तब भी उस पे भी वो रिलाई कर सकते हैं। या एम्प्लॉयमेंट पे कर लें या अपनी सेविंग पे कर लें, इन दोनों सूरतों में यस अप्लाई किया जा सकता है। और इसके बाद अगर कोई और ऑप्शन होगी, कोई लूप होल तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मेरा यही होगा कि अच्छा होगा कि अगर वो अब जो मैडम है वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं अपने होम कंट्री में, भाई साहब यहाँ पे आएँ, आके अपनी एम्प्लॉयमेंट शो करें, 6 माह बाद अप्लाई कर लें और उसके अंदर उसका आना जाना भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी कमिटमेंट्स हैं तो यस ही कैन इन एंड आउट हो सकता है यूके के अंदर से, और 6 माह की इनकम के बाद वो उनका वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कोई अगर और मजबूरी हो तो फिर भी सेविंग पे रिलाई करें। ये 2 ऑप्शन बेस्ट हैं कि वो अपनी वाइफ को भी यहाँ पे ला सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी मैं पूछना सी, मेरी वाइफ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ बंद करा के जाना होंदा इत्थों या किस तरह के सिस्टम है ਉਹਦਾ? ਰਾਈਟ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁਡਨਟ ਸਟੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 90 ਡੇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਇਨ 1 ਈਅਰ।
अगर वो गए आ उन्होंने चाहिए कि 3 महीने अंदर वापस आ जाए। और सैकेंड ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਗਏ तो फिर तो शायद मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होना चाहिए था। लेकिन अगर इफ़ दे गॉन फॉर मोर दैन लॉन्गर टाइम दैन अनफॉर्चुनेटली इट वुड बी प्रॉब्लम। तो मेक श्योर कर लें कि अगर वो गए हैं शॉर्ट टाइम के लिए वापस आ जाना है आ जाएं, फिर तो खैर। लेकिन अगर वो लंबे अरसे के लिए गए हैं तो ये ठीक नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट से यहाँ से पैसे लें और रहें अपने होम कंट्री में और फिर उसको बोल रहे हैं कि मैं जिस सेटलमेंट यहाँ पे दी जाए। ये अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए बी केयरफुल, अपने भाई को बोल रहे हैं कि अपने हालात को बेहतर करें और वापस आए, क्योंकि वो डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर है यहाँ पे। और डिपेंडेंट का मतलब है कि रिगार्डलेस अब क्या भी हालात हैं, उनको जब तक उनका मेन स्पॉन्सर है वो उनको सपोर्ट कर रहा है तो उनके केस मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता तो अनफॉर्चुनेटली जो उसका लीव है वो कर्टेल हो सकती, कैंसिल हो सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। मेरी बहन बड़ा सवाल पूछे क्या आपका? जी जी भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं अपने भाई को विजिट वीजे पे बुलाना चाहती हूँ। राइट। तो हमारा अपना टेकवे मतलब 3 साल हो गए हैं। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरे हस्बैंड के पास पुर्तगाल का है। तो मैंने ये पूछना है कि मैं उसको स्पॉन्सर कर सकती हूँ और उसको पाकिस्तान में कितनी स्टेटमेंट उसकी होनी चाहिए? जो आपके पास कौन सा वीजा मेरी बहन? मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको प्लीज़ वेट करें, ब्रेक के बाद आपको आंसर करता हूँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। जस्ट स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले एक बहन ने पूछा था कि उनकी ब्रिटिश नेशनल हैं यहाँ पे और उनके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पुर्तगाली नेशनल हैं और वो अपने भाई को यहाँ पे विजिट वीज़ा करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स मैडम, देखें, अगर आपने अपने भाई को यहाँ पे स्पॉन्सर करना है टू कम इन द यूके फॉर विजिट वीज़ा, आप कर सकते हैं। आइडियली आपको स्पॉन्सर होना चाहिए। आप दोनों एज ए जॉइंट स्पॉन्सर एप्लीकेशन कर सकते हैं और दोनों जब करेंगे तो आप अपने दोनों के अपने पासपोर्ट की कॉपी जाएंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट होएगी और आपने ये साबित करना है, ये बताना है कि आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है। घर आपका अपना होगा तो लैंड जिसी साल लगाएंगे, अगर रेंट पे है तो फिर टेनेंसी एग्रीमेंट साल लगाया जाएगा। और आपने ये बताना है कि उनके आने का मकसद क्या है। अब आपने तो एज ए स्पॉन्सर अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन मेनली अब सवाल आएगा कि जो भाई आपके यहाँ पे आ रहे हैं वो वहाँ पे उनकी क्या कमिटमेंट्स हैं अपने होम कंट्री में, और वहाँ पे उनकी जो टाइज़ हैं सोशल इकोनॉमिकली या फिजिकली वो कितनी मैटर करती हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको जॉब से 1 महीने जो छुट्टी लेके आना चाह रहे हैं वो लेटर हो एम्प्लॉयमेंट का, उनकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उनके पास उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़, कोई जायदाद, कोई बिज़नेस है वो साल लगाएंगे। बहुत सारे विजिटर वीज़े में देखने में आया है कि जो स्पॉन्सर से एप्लीकेशन कम रिफ्यूज़ होती हैं लेकिन एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स की वजह से ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, या अफ़गानिस्तान हो या बांग्लादेश हो या इंडिया हो, तो कुछ लोगों के पास अपने होम कंट्री में उनका बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तब प्रॉब्लम आती है। या कुछ लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनकी रेगुलर पे नहीं आ रही, और जैसे हमारे एशियन स्टाइल से काम कर रहे हो, देसी स्टाइल से वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर टैक्स पे नहीं हो रहा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और फिर हम कहते हैं हम सैर करने जा रहे हैं, हमें दिया जाए वीज़ा। तो वो जब हम डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल ऑफ द ट्रांजैक्शन या पेपर वर्क या पेमेंट्स हम नहीं देंगे तो फिर जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो सम टाइम कहता है कि मुझे डाउट है कि आप जाओगे और आपका यहाँ पे अपने होम कंट्री में आपकी टाइज़ नहीं है, आपकी कोई यहाँ पे सिक्योर जॉब नहीं है, आपका बिज़नेस नहीं है, लिहाजा हमें शाके वापस ना हो। तो इन रीज़न से रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमेशा एप्लीकेंट पे आती है कि उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली इन ऑर्डर होनी चाहिए और जो क्लेम किया जा रहा है उसका एविडेंस होना चाहिए, ताकि जो बात आप करें साथ उसका पेपर वर्क हो, तो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर अपने डिसीजन लेने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो ऑफ कोर्स आप राइट है, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं,
इसमें कोई इशू नहीं। आपने साबित करना कि अकोमोडेशन है, मेंटेनेंस के पास आप उनको कर सकते हैं और उनके अपने पास फंड्स हैं कि वो अपना तमाम जो खर्चा बर्दाश्त करेंगे और उनकी फुल इंटेंशन है कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। बिल्कुल आपके पास राइट है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुल खान है, मैं डोंकास्टर से बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन बोरिस जॉनसन का है, जो रिसेंटली उसने एमनेस्टी के बारे में बात किया। क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ पे लीगल स्टे किया, उसके बाद कुछ अर्सा से आप इलीगल स्टे पे चला गया, तो वो जो बोरिस जॉनसन बात करता है एमनेस्टी का, वो किस तरह से अप्लाई होगा या उस पे कैसे वो वर्क करता है? ठीक, बहुत अच्छा किया गुल खान, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेरे भाई। अभी जस्ट 2 वीक पहले या 10 दिन पहले जब अनाउंस किया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं, जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जब मेयर थे उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जो लोग लॉन्ग टाइम से यूके के अंदर रह रहे हैं इनको लीगल स्टेटस दिया जाए, ताकि ये जो इस कल्चर में, इस कम्युनिटी में अपने आप को स्टेटस को रेगुलेट करें और अपना जो काम करते हैं उससे हमारी इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा और हमारे काफ़ी सारे इदारों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है कि वो साइनिंग पे जा रहे हैं, हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेल ऑफ एक्सरसाइज चल रही है, 1 स्टेप बैक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब फ़र्क ये है कि जो अनाउंस होता है ये कोई लॉ नहीं बना। एमनेस्टी का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो लॉन्ग टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं उनकी एप्लीकेशन को पॉजिटिव कंसिडर किया जाए। अच्छा, एमनेस्टी की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेरे ख्याल वो आज शेयर करते हैं कि एमनेस्टी जब आती है 2 चीज़ें हैं डिफरेंट, या तो लॉ बनता है या एक जो गवर्नमेंट है एक अपना माइंड सेट तैयार करती है। वो एजेंसी करती हैं या थिंक टैंक करता है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है या डिपार्टमेंट करता है, वो एक ना अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा इजी करना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबल करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लॉ के मुताबिक वो लोग यहाँ पे सेट हो सकते हैं जो कम से कम 20 ईयर्स यहाँ पे रह रहे हैं, वेदर वो पहले लीगल थे, फिर उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, ओवरस्टे हो गए या कोई और सिचुएशन बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने लीगल स्टेटस को कैरी ऑन नहीं कर सके और उनको डिफरेंट शेप में रहते हुए आज 20 ईयर्स हो गए, तो वो कर सकते हैं। लॉ कहता है 20 ईयर्स। अब जो गवर्नमेंट का जो भी माइंड सेट हुआ है वो उसमें ड्यू टू कोविड लगा लें 19 या ब्रेग्जिट की वजह से लगा लें, या क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब मेयर थे उस पर स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है बाय द मीडिया, बाय द टीम या पार्लियामेंट, वो कह रहे हैं कि जो लोग लॉन्ग टाइम से उसे कंसिडर करें। जब तक लॉ नहीं बनता 20 ईयर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने या अदारे ने या होम ऑफिस ने एक सेट तैयार कर, माइंड से अपना सेट कर लिया है कि हम कुछ लोगों को रिलीफ देना शुरू करेंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट आई है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के, ये नहीं कहता कि 2-4 साल से जो लोग रह रहे हैं, लेकिन जो कम से कम 15-16 ईयर से अबव टाइम पे यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन पॉजिटिवली कंसिडर होना शुरू हो गई हैं, विच इज़ आई कैन से लास्ट 6 मंथ से ये रिसीव आ रहे हैं। अगर कोई लोग काफ़ी लंबे अरसे से विच इज़ मोर दैन 15 ईयर्स और 16 ईयर्स से रह रहे हैं, तो उनको बिल्कुल एप्लीकेशन करनी चाहिए। एमनेस्टी में कोई फॉर्म नहीं आएगा, एमनेस्टी में कोई आपको कोई अपडेट नहीं आएगी कि ये आज फॉर्म लेटर आ गया, इस लेटर के बाद जो अप्लाई करेगा वो क्वालिफाइड कर जाएगा। वो लॉ बनेगा। अगर लॉ नहीं है तो एक माइंड सेट है उसके मुताबिक हो रहा है। लेकिन इसकी एक अदर वे राउंड में बात करता हूँ ऊपर नहीं, मैं तो अपने व्यूवर्स को, क्लाइंट को ये कहता हूँ कि बेशक आप 5 साल से 8 साल से भी हैं, तो तब भी आपकी एप्लीकेशन या तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए या आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग विद द होम ऑफिस होनी चाहिए। आप नंबर 1 के बगैर वीज़े रुकोगे, जब भी कभी स्टॉप होगे, स्टेट भी आपको डिटेन किया जाएगा और अनफॉर्चुनेटली डिपोर्टेशन के चांसेस वेरी हाई होते हैं। लेकिन अगर आपका केस पेंडिंग है, वो डिटेन करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो कम से कम ये एक अच्छी बात होती है कि उनको पता है कि इस बंदे का ऑलरेडी केस पेंडिंग है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, और फिर डिटेन करने के और डिपोर्ट करने के चांसेस वेरी लेस होते हैं। तो इसलिए तमाम व्यूवर से हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप लाजमी तौर पे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मिलें, किसी जो सोलिसिटर हो या बैरिस्टर हैं या
जो भी जिस कैपेसिटी में वो यहाँ पे लीगली काम कर सकते हैं कोई रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मिलके अपने केस को डिस्कस करें और कोशिश करें कि आपका कोई ना कोई केस पेंडिंग होना चाहिए होम ऑफिस के अंदर। ये मेरी एक जनरल और मॉरली एडवाइस होती है तमाम व्यूवर्स के लिए। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं मेरे भाई? जी ठीक सर। अच्छा सर, मैं 2005 यहाँ पे आया था एज अ स्टूडेंट और 2008 में मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फिर मेरी 2012 में मैंने 9 जुलाई 2012 से पहले मैंने शादी कर ली थी। तो मेरा जो केस FLRO एप्लीकेशन हुआ था वो 9 जुलाई 2012 से पहले हुआ था, जब 6 साल के बाद डिस्कशनरी लीव के बाद आपको इंडेफिनेट मिल जाता। ठीक ठीक। तो लेकिन मेरी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई वो 2014 मार्च 2014 में हुई, 10 साल के रूट के हिसाब से। तो उन्होंने मुझे 10 साल के रूट पे जो डिस्कशनरी लीव दी उसके मेरे 7 साल हो गए। अभी मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ, कोई वे है कि मैं पहले इंडेफिनेट अप्लाई कर सकूँ? मैं एक्सटेंशन नहीं लास्ट करवाना चाहता अगर, और मेरा 6 साल का जो बड़ा बच्चा है वो भी है और मुझे 15-16 साल हो गए हैं इस कंट्री में। कोई इज देयर एनी वे कि मैं कर सकूं प्लीज इस एक्सटेंशन से पहले इंडेफिनिट स्टे अप्लाई? ठीक, अगर तो मेरे भाई साफ आंसर पूछते हो तो नो, ओनली वन वर्ड आंसर इज नो, यू कांट। उसकी रीज़न कि आपने दो यू मेड द एप्लीकेशन बिफोर द जुलाई 2012 बट यू टुक द यू गेट द डिसीजन इन 2014। उस वक्त लॉ आ चुका था कि 12 जुलाई 2012 को ये लॉ आया है कि जो लोग अब ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन करेंगे उनको 6 साल के बजाय 10 साल के रूट पे डाला जाएगा। आपको 10 साल के रूट पे डाला गया था, या तो उस वक्त चैलेंज करते, उस वक्त नहीं किया। अब आपसे 14 से लेके 7 साल हो गए हैं, आपकी लास्ट एक्सटेंशन होगी, आप अप्लाई करें और उसके बाद जब आपके 10 साल जहाँ पूरे हो जाएंगे तो देन आप यू वुड बी क्वालिफाइड टू मेक द एप्लीकेशन फॉर ILR। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसी ऑप्शन या प्रोविज़न नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे मैं बोलूँ कि येस अंडर दिस लॉ आप कर सकते हैं, माज़े के साथ नहीं। ये कोई डिसीजन जब आता है या तो उसी वक्त उसको चैलेंज किया जाता है, या फिर अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते इस मीन का आपने एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर भी एक सेकंड टाइम जब अप्लाई किया तब भी कोशिश करते कि लो जी किसी में कंसिडर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आपके पास इतना आर्गूमेंट नहीं था इस केस के लिए कि मुझे कंसिडर किया जाए 6 साल में ना कि 10 साल में। तो इसलिए आपके वकील ने जो भी साफ किया था खुद किया था, अच्छा किया। अब आपको एक्सटेंशन एक अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद जब आपके यहाँ पे 10 साल पूरे होंगे आप इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाजगुल साहब, मैं दोबारा आया हूँ। यूरोपियन केस जो मैंने डिस्कस किया था, एक्चुअली मेरा एक बेटा ब्रिटिश है और मेरे बीवी बच्चे इंग्लैंड में रह रहे हैं। मेरा बेटा स्पेन में पैदा हुआ था, वहाँ मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया आज से 2.5 साल पहले। तो उसको पासपोर्ट ब्रिटिश मिल गया। अब मैं और मेरे बीवी बच्चे यहीं इंग्लैंड में रह रहे हैं। तो होम ऑफिस ने जो मुझे सवाल भेजे थे उनमें यही था कि आपकी अगर कोई कंपैशनेट ग्राउंड है या ह्यूमन राइट्स को अगर आपका कोई इशू है, तो मैं ये जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप, वो मेरा बेटा ब्रिटिश है, हम यहाँ रह रहे हैं इंग्लैंड में, तो आप इस पे मुझे कोई कंपैशनेट ग्राउंड मिल सकती है? बेटे की वजह से कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इशू मैं क्लेम कर सकता हूँ, जो मैंने आपसे पहले यूरोपियन केस डिस्कस किया था आज से मेरे भाई। आप एक तो सबसे पहले मुझे खुशी होती है नोट मेरे प्रोग्राम में जो बहुत सारे हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं लाइव प्रोग्राम में, फिर पूछते हैं सवाल। ये जो बातें सारी आप कर रहे हैं ये मैंने अंडरस्टैंड कर गया, पर मेरी स्ट्रांगली आपको सजेशन होगी कि स्टिल इज़ बेटर यू नीड टू गो टू द एनी सोलिसिटर्स, आप उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वहाँ पे डिस्कशन करें। नंबर 1। नंबर 2, 2 चीज़ें आप कर रहे हैं। आप एक मुझे बताएं कि आपका अंडर द इमिग्रेशन रूल्स क्या आंसर है। आप जो बात कर रहे हो कि मेरा बेटा 6 साल का है, वो ब्रिटिश है, ये आपके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं आप। क्या इस वजह से जो आपने पहला एक्शन किया वो एक्सेप्टेबल है? नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपने क्या पहले ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन जो कंडीशन की हैं या नहीं की? आपने पहले उनका आंसर देना है। पहले ये देखें कि आपने यूके में एज ए स्पाउस ऑफ द यूरोपियन के होते हुए आपने सेकंड शादी की या रिलेशनशिप बनाया और वहाँ बच्चे पैदा हुए, उसका आंसर क्या है? अब सेकंड पे आप कहोगे कि जो ये मुझसे लेफ़्ट एंड राइट हो गया या मुझसे मिस्टेक हो गई, लेकिन मेरे बच्चे ब्रिटिश है, 6 साल का हो गया, मुझे इस हालात में देखा जाए, ये उसका सब्जेक्टिव होगा, नो के स्टेट आंसर। तो इसलिए
पहले आप अपना आंसर तैयार करें और उसके बाद अपने की जो मीडिएशंस है या जो आपके मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस हैं वो आप बता सकते हो कि ये मेरे ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये मेरे फैक्चुअल सिचुएशन है, इसको कंसिडर करते हुए अगर आपने इसको कंसिडर नहीं करना तो कम से कम ये चीज़ें काउंट करें टू टेक इन द फाइनल डिसीजन। आपकी जो बात है मैं इसको बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस इज़ बेटर यू कैन गो टू द सोलिसिटर, वहाँ पे जाके मिलें और डिस्कस करें ताकि आपकी केस को इतना इजी ना लें। मेरे ख्याल शायद पहले भी आपने इसको इजी लिया मैटर को, और अब भी अगर आप इजी ले रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू बी एक्ट ऑन दिस मैटर। बट एनीवे आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे आपसे सवाल पूछना था। मैं 2017 में मुझे लीव टू रिमेन बच्चों की वेस में मिला था, तो काइंडली आप मुझे बता दें, मैं फुल टाइम वर्क करती हूँ, यहाँ पे फुल टाइम जॉब है, क्या मैं यहाँ पे कोई 10 साल जो रूट पूरा करने से पहले कोई प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे यूके में खरीद सकती हूँ कि नहीं? यही सवाल है। आपके पास लीगल स्टेटस यूके में है ना? जी जी जी। बच्चों की इस वजह से मिला था आपको? जी बच्चों के 7 ईयर वेस पे। हाँ मैडम बिल्कुल आपके पास राइट है। देखिए आपके पास राइट है। एक बात है कि आपको बच्चों की वजह से 7 साल चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी के अंदर आपको यहाँ पे स्टेटस मिल गया। अब वो जो वीज़ा है, जो आपका जो स्टेटस है, वो ये कहता है कि आपके पास यहाँ पे रहने का राइट है, आपको यहाँ पे फुल टाइम काम करने का, वर्क करने का, बिजनेस करने का, सेल्फ एम्प्लॉय, आपके पास टोटल ऑप्शन है। वट एवर यू वांट यू कैन डू फॉर द वर्क। राइट। और एक सवाल मेरा और है, अगर अपसाइड डाउन हो जाता है, जैसे अभी कोविड की वजह से मैं फर्लो पे चली गई थी, तो इस सिचुएशन में अगर मैं फी वीवर या अप्लाई करती हूँ, अगर अपना घर होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कि अगर आपका अपनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे तो आप फी वीवर नहीं अप्लाई कर सकते? लाइक मैं फुल टाइम हूँ लेकिन कभी सर्कमस्टांस अपसाइड डाउन हो जाते हैं, तो ये भी प्लीज काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके नो प्रॉब्लम। अभी देखिए 2 डिफरेंट सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिनके पास डिस्क्रिशन लीव होती है, जिनके पास वैलिड लीव टू रिमेन होता है, उनके पास राइट है कि वो यहाँ काम करें, रहें और ट्रैवल करें, जाएं। आई नो बॉडी कैन स्टॉप। आपके पास राइट है, किसी कंट्री में विजिट करने जाना चाहते हो जा सकते हो, अपने होम कंट्री में जाना चाहते हो जा सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे होम और राइट्स की बेस पे वीज़ा मिला है। अब सेकंड ये है कि आपको यहाँ पे काम करने की इजाज़त है। थर्ड यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपके पास राइट है कि अगर आप बैंक में कहते हो कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी बाई करनी है और मेरे पास ये फंड्स हैं, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मुझे प्लीज़ लेंडिंग करें, आप वहाँ लोन ले सकते हैं। अब एक सवाल आपने पूछा थोड़ा सा टेक्निकल है कि आपके पास आपने घर बाई कर लिया, आपकी इनकम थी, पैसे थे, फंड्स थे, बैंक ने लोन दिया, आपने घर बाई कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि 6 महीने के बाद आपकी जॉब नहीं रहती या कोई मसला बन जाता है, तो क्या उस वक़्त आप यूनिवर्सल क्रेडिट ले सकते हैं कि ये नहीं ले सकते? अब यहाँ पे ये दिखने वाली बात है कि जो घर लिया है वो जैसे आपके पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के अनफॉर्चुनेटली देखने में आया कि उनके पास घर होते हैं, प्रॉपर्टी है, लेकिन जब जॉब नहीं होती तो वो गवर्नमेंट के पास जाके फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए या वो किसी किस्म के बेनिफिट जो हैं, जो शॉर्ट लो इनकम वाला, उसको क्लेम कर सकते हैं। ये कोई अनफॉर्चुनेटली कोई पेट प्रिंसिपल नहीं कि आपके पास घर है तो कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, या ये भी इरादा ना करें कि हमने घर लेने के बाद बेनिफिट लाजमी ही लेने हैं। तो ये दोनों ही इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। बट अगर हालात चेंज हो जाएं, इफ़ देयर इज अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस, तो यस जिनके पास घर भी हो, अगर उनके हालात कोई जॉब की वजह से प्रॉब्लम में आ जाएँ तो उनके पास राइट है कि वो गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया नाजरीन जिन्होंने हमें कॉल किया, सराहा, और जो स्पेशल आपका फीडबैक आता है, आपकी अप्रिसिएशन होती है, उससे हमें खुशी भी होती है और फिर हमारे ख्वाहिश होती है कि हम और इससे एक्टिवली काम करें। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन इसलिए कोशिश करते हैं कि जितना डिटेल से आंसर दे सकें। बट अगेन ये सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के लिए है कि आपको अपडेट करें और लॉ के बारे में बताएं। बाकी डिटेल्स के लिए हमेशा रिक्वेस्ट होगी कि आप यू शुड गो टू द सॉलिसिटर, पर्सनली जाके मिलें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं ताकि वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।